यानी मैं कह सकता हूं, मेरा एनालाइज ये है कि नरेंद्र मोदी जी क्यों हुआ ऐसा, इसलिए कि वो खुद गरीब हैं, गरीबों के दर्द को पहचानते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि 2024 में श्री नरेंद्र मोदी को ही चुनना चाहिए। और जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम समुदाय से मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि आप मुख्य धारा में आइए और भारतीय जनता पार्टी से अपनी दूरियों को कम करिए। जो हमारी संस्कृति है वो कहीं नज़र आनी चाहिए, हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं, उससे समझौता नहीं करना चाहिए। आपने कहा विकास कार्य बढ़े हैं, डेवलपमेंट बढ़ी है, तो उसके साथ साथ तो सर बेरोजगारी भी बढ़ी है और महंगाई भी आप देख सकते हैं कहाँ आसमान छू रही है। नहीं, देखिए, जो महंगाई की और बेरोज़गारी की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। टैलेंट जो है, जिसके अंदर टैलेंट है, वो अपने आप को रोज़गार मुहैया कर लेता है। 12 राज्यों में भाजपा सरकार नहीं है, अब विपक्षी कहीं ना कहीं छाती चौड़ी हो गई है, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक के लिए सीढ़ी बनने लग गई क्या मनी मन में? देखिए, ये लोकतंत्र है और हम जब से हमारा ये जमहूरी निज़ाम यानी लोकतंत्र यहाँ स्थापित हुआ है, इसकी खूबसूरत बात यही है कि जो जनता में काम करता है, जनता जैसे मैंडेट देती है वैसी सरकार चेंज होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बात अगर करें तो मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रधानमंत्री जिस विज़न के साथ आया है और जिसकी बैकग्राउंड बिल्कुल बहुत ही निम्न प्रकार से है, यानी वो मजदूरी करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। ये 140 करोड़ लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं वो। मगर जो लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्था है वो यही है कि जनता, प्रजा इसमें मालिक है। प्रजा के बीच में प्रजा जिसे भी बहुमत देगी वो उसका मुखिया हो जाएगा। और ख़ूबसूरत बात यही होगी कि भाई जैसे हमने इसे स्वीकार किया, सारे देश ने स्वीकार किया, प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि अगर वहाँ की सरकार लोगों का मैंडेट लेने में नाकाम रही है तो वो एक स्टेट है। एक स्टेट से उतना आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते किसी की लोकप्रियता का। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी लोकप्रियता का पैमाना ये नहीं है, बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी बैकग्राउंड जिस तरह से है, जिस तरह से वो आगे आए हैं, जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में काम किया है, मैं समझता हूं उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए, पर सपोर्ट तो अब वो सारी विपक्षी पार्टियों में बन गया है। महागठबंधन जैसा 2019 में बना था वैसे ही बनाकर कह रहे हैं कि 2024 में सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। नहीं, मैं इसमें एक बात का थोड़ा सा, देखिए, जाहिर बात है कि जो अदर्स पार्टियां हैं वो कोशिश करेंगी कि हम सरकार बनाएं। ये तो राजपाट है और राजपाट लेने की कौन कोशिश नहीं करेगा, हर एक आदमी कोशिश करता है। मगर मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बहुत अच्छा संगठन है और बहुत ही मैं समझता हूँ कि उस संगठन के अंदर सबको नुमाइंदगी भी दी गई है, सबकी भागीदारी भी है और अच्छे लोगों को लाने का प्रयास भी है। ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लीडरशिप है वो ऐसी है कि जिसकी बैकग्राउंड बिल्कुल नीचे से आई है, वो लोगों के मसाइल को समझते हैं। इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों की पार्टी है। आज विपक्ष ने, ख़ासतौर से कांग्रेस ने 60 साल यहाँ हुकूमत की है, राज किया है और मुसलमानों को महज वोट बैंक बना करके, उनका तुष्टीकरण करके उनका वोट लिया और उन्हें दिया कुछ नहीं, उन्हें मुख्य धारा से काट दिया। आज मैं ये बात कह सकता हूँ और चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मुसलमानों के बुद्धिजीवी वर्ग को इस पर विचार करना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि वो फ़ायदे के अंदर हैं। और ज़्यादातर, अधिकतर जो बच्चे मेन स्कीम से आए हैं, जो मेन स्ट्रीम की तरफ आए हैं, वो इस सरकार की देन है। चाहे किसी भी स्टेट की बात करें, मैं अभी उत्तराखंड की अगर बात करूं तो वहाँ हमारे श्री धामी जी, बिल्कुल उनकी बैकग्राउंड एक सैनिक पुत्र की है। पुष्कर सिंह धामी ने बहुत ही, यानी मैंने उत्तराखंड जाकर के विज़िट किया, मैंने देखा कि वो बहुत ही बड़े ईमानदारी के साथ, बहुत ही एक पारदर्शिता के साथ जितनी स्कीमें हैं उन्हें लागू कर रहे हैं और उनमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। इसमें मैं एक बात चाहूँगा, मेरा कहना ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उनके नेताओं से एक निवेदन करना चाहूँगा और मैं ये इस हित में ये बात कह रहा हूँ कि ये देश के मुसलमानों के हित में है कि आप मुसलमानों को जिस तरह से आपने बगैर भेदभाव के उनका कल्याण किया है, हर स्कीम में उनमें उन्हें उनकी साझेदारी की है, आप
कि जो लोकल कार्यकर्ता हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने साथ उन्हें जोड़ें, चाहे वो कर्नाटका का मामला हो। कर्नाटका में अभी जो एक साहब को वहाँ पद्मश्री मिला, तो उन्होंने खुद कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी के दौर में मुझे ये सम्मान मिलेगा। ये एक बड़ी बात है। इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी दूरियों को कम करें। मैं ये मुस्लिम बुद्धिजीवियों का भी ये फ़र्ज़ है और सरकार का यानी भारतीय जनता पार्टी का भी ये फ़र्ज़ है कि वो कांग्रेस अगर रिपीट करती है तो ये इस देश के हित में नहीं है। और ख़ास तौर से माइनॉरिटी के यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटी के अंदर सारे लोग आते हैं जो कम तादाद में हैं, यानी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ये लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं। तो माइनॉरिटी को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपके तमाम हित हमारे साथ सुरक्षित हैं, क्योंकि इस दौर के अंदर ऐसे भी लोग हैं, वो बहुत चालाक लोग हैं, उन्होंने 60 साल हुकूमत की है, 60 साल राजपाट किया है, उन्होंने कमज़ोर तबकों के साथ उन्हें ऊपर नहीं लाए हैं। आप इस सरकार के अंदर यानी मैं कह सकता हूँ, मेरा एनालाइज ये है कि नरेंद्र मोदी जी क्यों हुआ ऐसा, इसलिए कि वो खुद गरीब हैं, गरीबों के दर्द को पहचानते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि 2024 में श्री नरेंद्र मोदी को ही चुनना चाहिए। और जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम समुदाय से मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि आप मुख्य धारा में आइए और भारतीय जनता पार्टी से अपनी दूरियों को कम करिए। सर, आपने कहा कि माइनॉरिटीज़ के बारे में भाजपा सोच रही है और माइनॉरिटीज़ को भाजपा की तरफ आना चाहिए। उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो माइनॉरिटी जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जिनको माइनॉरिटी कह रहे हैं संविधान के हिसाब से, जब वो मेजॉरिटी में होती है तो वहाँ पर भाजपा को 30% वोट भी नहीं मिल पाता। अगर आप तुष्टीकरण की भी बात करें और दूसरी तरफ भाजपा के डेवलपमेंट की बात करें, तो क्या डेवलपमेंट लोकल लीडरशिप पहुँचा नहीं पा रही है क्या ज़मीनी स्तर तक? हाँ बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ। देखिए, हर जगह प्रधानमंत्री जो हैं, जिस तरह ये जितने भी सीटें आई हैं या जितना जो विकास हुआ है या जो अब वोट की शक्ल में आए हैं, 36% वोट मिला है, कुछ कम नहीं है। ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मेहनत है। लोकल लोगों ने अपनी छवि को अच्छा नहीं बनाया है। जो स्थानीय लोग थे उन्हें अपनी छवि को अच्छा बनाना चाहिए और पार्टी का जो यूनिट है वहाँ की स्टेट की, उसे अच्छे लोगों को, अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे लेकर आएँ जो भाईचारे के साथ मुस्लिम को भी और माइनॉरिटी को, अदर्स माइनॉरिटीज़ को भी उससे जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ये काम करते करते कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और 2024 का चुनाव हाथ से निकल जाए, क्योंकि जीत का सेहरा तो राहुल गांधी के सर पे कांग्रेस बांधना शुरू कर चुकी है। नहीं, देखिए, सबको, राहुल जी को भी इसका अधिकार है और राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, तो जाहिर बात है जो कोई मेहनत करता है तो उसका फल तो मिलता है। और मगर मैं ये समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री की मेहनत है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि हमारे गलत निर्णयों की बिना पर आज देश का प्रधानमंत्री कमज़ोर नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अगर देश का प्रधानमंत्री कमज़ोर होता है तो जितने विकास कार्य हैं, जिस तरह से सिर्फ कांग्रेस के दौर के अंदर 70 सालों के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 60 साल में काम नहीं हुआ है, मगर जितना इन 9 सालों के अंदर तेज़ी के साथ काम हुआ है, अगर 9 साल और 60 साल की तुलना करें तो 9 साल भारी पड़ेंगे। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से अच्छा आदमी आता है और हमारे पास एक विज़न वाला प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, हमें उन्हें मजबूत करना चाहिए। और इस विजन पर तो प्रश्न चिन्ह तब लग जाता है जब पूरा विपक्ष अब एक आकर कह रहा है कि 2024 में सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। नहीं, देखिए, कहने और करने में तो बहुत, कहने के लिए तो आज़ाद हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम अपने विचार को रख सकते हैं। ये उनके अपने विचार हैं। मेरा विचार ये है कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि देश के अंदर करप्शन भी कम हुआ है, देश के अंदर विकास कार्य बढ़े हैं और देश के अंदर जो तमाम चीज़ें हैं वो डेवलप हुई हैं, मगर उसी के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी हमें मजबूत करना चाहिए। और हम वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारी संस्कृति है, वो कहीं नज़र आनी चाहिए। हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं, उससे समझौता नहीं करना चाहिए। आपने कहा विकास कार्य बढ़े हैं, डेवलपमेंट बढ़ी है, तो उसके साथ साथ तो सर बेरोजगारी भी बढ़ी है और महंगाई भी आप देख सकते हैं कहाँ आसमान छू रही है। नहीं, देखिए, जो महंगाई की और बेरोज़गारी की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। टैलेंट जो है, जिसके अंदर टैलेंट है, वो अपने आप को रोज़गार मुहैया कर लेता है। उसकी मैं एग्जांपल आपसे अगर मैं ये बात कहूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं और आपने कैमरा पकड़ा और कैमरे के बाद फिर आज ये देखिएगा कि आपके अंदर टैलेंट थे, तो आपने अपनी बेरोज़गारी को रोज़गार में बदल दिया। इसी तरह से मैं अपने यूथ से, युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि आप नौजवान हो, किसी के रहम करम पर नहीं,
आपको ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और मेहनत को अपना पेशा बनाना चाहिए। आप मेहनत करेंगे, अगर आप ज़मीन में पैर मारेंगे तो पानी निकल आएगा, उसी से आप जो है आगे जाएंगे। नौकरी जो है उससे डेवलपमेंट नहीं होता। नौकरियों से आपका जो कार्य है, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत है वो पूरी होंगी। अगर आप बिजनेसमैन बनेंगे, उस पर गवर्नमेंट को, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए कि जो अधिकारी हमारे करप्ट हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, व्यापारियों को परेशान करते हैं, वो उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए और उन्हें चिन्हित करके ऐसे लोगों को सरकार से और सेवाओं से निकालना चाहिए और अच्छे युवाओं को मौका देना चाहिए। भाजपा ने एक टैगलाइन दी थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, कि कांग्रेस मुक्त बना देंगे भारत को। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की भी टैगलाइन आ गई है कि भाजपा मुक्त दक्षिण भारत। इसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो एक पॉलिटिकली जो पॉलिटिशियन होते हैं वो अपनी अपनी बातें कहते हैं। इस भारत के अंदर जो भारत की जनता है वो जिसे चाहेगी उसके सर पर ताज रखेगी। यही हमारी तो खूबसूरती है। हम आज यहाँ ना राजाओं का राज है, ना नवाबों का राज है, आज हमारा राज है। हम जिसे वोट देंगे वो राजा बनेगा, वो हमारा सेवक बनेगा, राजा नहीं बनेगा। राजतंत्र को तो हमने यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया हमारे बड़ों ने। हमें आज यूथ को ये चाहिए कि बगैर किसी उसके वो अपने आप को अच्छा करें, ठीक करें। और पिछले बुजुर्ग अगर मिल जाएं या तारीख पढ़ें कि अंग्रेज़ों के दौर में या नवाबों के दौर में, ज़मींदारों के दौर में, किसी भी उनकी ज़ात कोई भी हो, उनकी बरादरी कोई भी हो, जो आम आदमी था वो त्रस्त था। एक हम जिस तरह से आज यहाँ खड़े हुए बोल रहे हैं, अगर ये अंग्रेज़ों का या नवाबों का दौर होता तो हम ऐसे नहीं बोल सकते थे। इसलिए इस आज़ादी को, अपनी स्वतंत्रता को महफूज रखिए। आपस में आपके नफ़े और नुकसान एक हैं। वसुधैव कुटुंबकम, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। अपने एजुकेशन को भी बढ़ाइए, अपने ज्ञान को भी बढ़ाइए। अज्ञानता के कारण हम एक नाअहल आदमी को अपने सर पे बिठा लेते हैं, इसलिए बिठा लेते अयोग्य आदमी को कि हम जानकार नहीं हैं, वो हमें लालच देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर से आज दिल्ली की सरकार है, एक यहाँ का जो मुख्यमंत्री जो कहता था आम आदमी हूँ मैं, और वो इस तरह से हमारे यूथ को, दिल्ली के लोगों को बहका लेता है और 45 करोड़ रुपए अपने बंगले के रेनोवेशन पे खर्च करता है। ये किसका पैसा है? ये हमारा पैसा है। तो इसलिए अगर दिल्ली के लोग और देश के लोग, भारत के लोग अगर जागरूक हों तो इन नेताओं से हाथ जुड़वा दें और इनसे पूछें कि ये पैसा जो तुम खर्च कर रहे हो ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है। आज ये हालात बना दिए, ये हमारे सेवक हैं। पहले अरविंद केजरीवाल पूरी टीम के साथ गए थे, कहाँ कि मेट्रो से, वैगनार से। आज कब वो एकदम से आपकी जो है वो इनोवा आ गई? क्या यही चरित्र है नेताओं का? आज वो राघव चड्ढा देखिए आप, ये इस समाज का आईना है। वो राघव चड्ढा बोल करके बैठा करते थे कि मुझे इससे एतराज़ नहीं है कि उसने हीरोइन से शादी की, मगर किस तरह से बेहयाई कर रहा है, ये सिखाओगे तुम अपने समाज को? ये है तुम्हारा वो वादा कि हम एक आम आदमी है? कैसे आम आदमी हो तुम? क्या दे रहे हो अपने समाज को? इसलिए शर्म आनी चाहिए। और युवाओं, तुम उठो, उठने के बाद राजनीतिक सोच पैदा करो, इन्हें उखाड़ फेंको इस तरह के लोगों को, और आओ इस देश की सेवा करो। इस देश को हमारे बुजुर्गों ने अपना खून दे के आज़ाद कराया था। आज ये नेता अपने सिर्फ हमारे जज्बात उकेर के ये हम पर राज करना चाहते हैं। इन्हें हम सेवक बनाएंगे। जैसे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं 140 करोड़ का सेवक हूँ।